द वोट यात्रा ऑन इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। अभी हम खड़े हैं ईटानगर के मशहूर गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल में, जो इस शहर के सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज और भोर से जगमगाते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर पूर्व के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम और नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में करीब 1000 किलोमीटर से अधिक चीन से लगती हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 13,80,000 से ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से जनजातीय प्रदेश है। यहाँ 26 जनजातियां हैं, जिनमें 100 से अधिक उप जनजातियां हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह निशी है। अरुणाचल की पहचान जनजातीय समूह से है। इसके अलावा कई धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। सबसे ज्यादा 30% आबादी ईसाइयों की है। हिंदू 29%, बौद्ध 11% और बाकी 30% आबादी मुस्लिम, सिख और जैन की है। अरुणाचल प्रदेश की करीब 23% आबादी शहरी है, जबकि 77% आबादी गांवों में रहती है। गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल एक हिल टॉप पर सिचुएटेड है, जहां से आप पूरा ईटानगर और अरुणाचल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का 360 डिग्रीज नजारा देख सकते हैं। अरुणाचल वेस्ट अरुणाचल प्रदेश की 2 में से 1 लोकसभा सीट है, जिसका चुनाव 19 अप्रैल को होगा। विधानसभा की 60 में से 50 सीटों का मतदान भी 19 अप्रैल को होगा। 1978 में जब अरुणाचल प्रदेश में पहले असेंबली चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रीडिसेसर्स जनता पार्टी इलेक्शन जीती, पर 1980s के बाद सत्ता कांग्रेस और रीजनल पार्टीज के पास रही। आज हम हैं ईटानगर के गंगा इलाके में, जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश की फेमस गंगा लेक से आता है। द वोट यात्रा के इस एपिसोड में हम भाजपा उम्मीदवार और यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू की कैंपेन ट्रेल कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। किरण रिजिजू का जन्म अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 19 नवंबर 1971 को रिंचिन खारू और चिरई रिजिजू के घर हुआ था। किरण रिजिजू मोदी सरकार में पृथ्वी विज्ञान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। उनके पिता अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। किरण रिजिजू ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद 1998 में दिल्ली से ही लॉ की पढ़ाई की। 2004 में उनकी शादी जोराम रीना रिजिजू से हुई। उनके 3 बच्चे हैं। किरण रिजिजू अब दूसरे इलाके में चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। किरण रिजिजू दिन की शुरुआत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी रणनीति बनाते हुए करते हैं। 2004 में किरण रिजिजू ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला तोड़ दिया, पर 2009 में वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से हार गए। 5 साल बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तब किरण रिजिजू भी लोकसभा लौटे अरुणाचल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 2019 में रिजिजू फिर अरुणाचल प्रदेश से जीते। अब 10 साल बाद रिजिजू अपने 4th टर्म की उम्मीद के साथ एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला है कांग्रेस के कैंडिडेट और 2 टाइम चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी के साथ। रिजिजू का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और 2 बार अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे नाबम तुकी से है। Joining me is Mr. Kiran Rijijo himself. We're standing in this beautiful balcony today with the views of Arunachal Pradesh, where Sir has grown up. So I want to begin by asking you, what was it like growing up in Arunachal Pradesh? Now, anybody will always say that home is always sweet. Your home state, your village will always be your lifetime favorite, because you grow up here and then you do your basic initial studies, and then you start all initial activities in your home areas. And these are natural thing for everybody. So I am serving Arunachal right now, where I grew up. And how do you think Arunachal Pradesh has changed, say, in the past decade or so from the time when you grew up? No, there is a tremendous change in the way in which the development has taken place. During last
60 years of Congress time, we were literally lagging behind in everything. The, the pace of development was, in fact, too slow to feel, because the roads, the basic amenities like water supply, electricity, mobile telephone connectivity, these were totally unaware, in the minds of the people that such things exist. Only after Modi ji became Prime Minister, our people started seeing national highways, 4G network. Our people are witness to water supply at the doorstep, means water supply reaching each household. LPG gases are being reach out to every household. Then some of the basic amenities are reaching out to the people. Now we have airport, we have railway connectivity, all the border roads leading to the border points are being accomplished, and many other welfare schemes are happening. Individual beneficiaries are getting the basic help from the government. So there's a huge transformation in the process of development in Arunachal Pradesh. So at the same time, what was the toughest part about growing up, and something that you perhaps remembered and that's helped you chart out your own path and vision for the state once you became a political leader? Before I became member of parliament, we were not seen, we were not visible. People didn't know about Arunachal Pradesh. The issues were confined to our local people. Outside world were totally oblivious of the problems and existence of Arunachal Pradesh. When I started raising the issues in the parliament, I used to be very vocal in the parliament. So people started knowing about Arunachal Pradesh and its issues. And when I became minister under Modi ji's government, the real hard developmental activities, especially hard infrastructure, as I told you, the roads, the bridges, the electricity, water supply, all this started, reaching out to the households, even in the remotest of the villages. So that is how, in the last 10 years under Modi ji's regime, the transformation has taken place. Before Modi ji, there was a period during Atal ji's time, some villages were connected under PMGSY. Besides that, the Congress regime has no contribution in the growth of Arunachal Pradesh. किरण रिजिजू अब दूसरे इलाके में चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम राजधानी ईटानगर में वोटर्स का मन टटोलने के लिए लोगों के बीच पहुंची। अरुणाचल जैसे रिमोट स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। अरुणाचल की डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट, रेलवेज का होना बहुत जरूरी है। सरकार का ये कहना है कि बिजली और पानी तो वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जहां देखो वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पर अरुणाचल में वर्ल्ड क्लास हाईवेज बनने से पूरे भारत के लोग अब यहाँ आ रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर इट्स कल्चर एंड सीनिक ब्यूटी, पर ऑल्सो फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। हम पहले दुबई में काम करता था और 2008 में हम अरुणाचल में पहले आया था जॉब के लिए। किसी का कपड़ा दुकान में हमने काम किया। तो अरुणाचल का जो कल्चर है, आदमी लोग है, बहुत अच्छा है और बहुत फ्रेंडली है। हम उधर काम करके अच्छा लगा। इसके बाद मुझे फील आया चलो अरुणाचल में जाके हमें बिजनेस करना है। तो मेरा भैया लोग पहले से यहाँ ही है और हम फिर ये डिसाइड किया अरुणाचल आके हम कुछ बिजनेस करेगा, दुकान करेगा। इसलिए हम आसाम से यहाँ लगता है बहुत बेहतर है, अच्छा ही है और यह बहुत फ्रेंडली रहता है। बिजनेस भी अच्छा है, बात आदमी भी अच्छा है और बातचीत भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमको वही डिसाइड किया, इसमें हम बहुत खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। पहले तो आया तो यहाँ काम वाम किया, अच्छा लगा है, तो यहाँ छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, दाल रोटी चल रहा है और अच्छा चल रहा है। यहाँ पे बहुत बिजनेस बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है आपकी? अच्छा चल रहा है, ठीक है, काम अच्छा चल रहा है। दुनिया में क्या है, ये जो अरुणाचल से बिहार में आए हैं काम करने के लिए आदमी लोग, बिहार में कोई काम नहीं मिलता है पब्लिक को, इसलिए यहाँ पे आया काम करने के लिए। काम ठीक है चल रहा है, ये सब ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत कुछ हो गया है, पर ये बस शुरुआत है। अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत कुछ होना है। हमने भाजपा के उम्मीदवार किरण रिजिजू से उनके प्लान्स के बारे में भी बात की। See, I have a very clear goal. India is emerging as a great nation.
But as Modi ji has said, until or unless the northeastern region is integrated into the whole growth of India, the story will not be complete. And Arunachal has seen tremendous growth in last 10 years. All the basic infrastructure like airports, railway lines, highways, village roads, water supply, electricity, all this has happened mostly in last 10 years. In the past, we used to have very meager kind of developmental help from the center, but now the central role in transforming Arunachal is massive. And Arunachal state government is also enhancing its capacity and resource mobilization. So in the next 8 to 9 years time, I could very well see that Arunachal Pradesh will have one of the highest per capita income in the country. Right now Arunachal stands somewhere below 12 to 15 ranks in terms of GDP. We are a large state but population is very less. So the total output will never be huge as the bigger states, but the GDP will be quite good. So I can very well see that as Modi ji has given so much of emphasis for the growth of northeastern region, Arunachal and Sikkim, these two states will have, I think, the per capita wise highest income in the country. So my immediate target is to ensure that Arunachal becomes one of the finest destinations for people to come here for the purpose of business or as a tourist. You should be invited to Arunachal because of the inherent strength. That is what I want to create. So do you feel that somewhere it was Arunachal's tricky terrain was just being used as an excuse and there was just a lack of political vision and will? The natural, whatever topography you see, Yes. is God's creation. It's nature's creation. So you can't cry on the difficulties of the terrain. If there is a will, you can always do things. Congress government had a negative policy of not developing the border areas for the fear of Chinese invasion and Chinese overtaking our territory, using our infrastructure. That was the Congress belief. Modi ji changed that very approach in 2014. So Modi ji had started giving all the major clearance for the construction of roads in the border areas. And all the district headquarters are now connected with double lane roads. And all the major border points in the Indo-China borders are well connected with the roads. And now we are thinking in terms of creating opportunities by creating more production units, manufacturing centers, giving lots of impetus on the local handicraft, handlooms, food processing, and other materials which are very confined to Arunachal Pradesh. Okay. We can be a big exporter in many of the horticulture and agriculture products. So Arunachal will become a very dynamic state in the days to come. At the same time, sir, you came to Delhi to pursue your higher education. Maybe there was just a lack of education institutions at that point in time, but do you feel that the youth of Arunachal today will have different opportunities than you did as far as education is also concerned, specifically higher education? Now we have lots of colleges in Arunachal Pradesh. Our time we had just 3-4 colleges in Arunachal, so we had to go to outside the state. But now we have medical college here, we have engineering college. Arunachal has now NIT, we have agriculture college, Right. and then Arunachal also have now national level film institute. So many things have come up in last 10 years. So now our youth will not require to struggle or look for opportunities like we did in our time because there were no avenues those days. So things have changed and I am leading from the front, and it's a fortunate that Prime Minister Modi ji has given me a position in the cabinet. This is the first time Arunachal Pradesh have a cabinet minister in the government. So these are big things for us, and I will assure you that what Modi ji has visualized for Northeast and Arunachal Pradesh,
I will ensure that these are implemented and realized. We will accomplish all the efforts, all the targets set by Modi ji. And the aspiration of the people is rising day by day. So we have to create more opportunities for the youth. We can't just not only educate the people, the youth. We'll have to give them opportunities. We have to create avenues. We have to generate employment. So these are so many things in my mind, and we will do it. At the same time, sir, we've been hearing about an AIIMS in Pasighat since 2019. Is there an update on that project? No, there are so many projects. You can talk about so many projects which are ongoing, whether it's a hydropower projects or manufacturing units, plantation projects. So many projects are going on. At the same time, sir, I want to come back to politics because it's political season. Do you think the Congress's promise now to hold a nationwide caste census will actually resonate with the people of India? No, the relevance of Congress is gone. They have destroyed Northeast. They made Northeast a breeding ground for militancy and all kind of Bandh culture and all kind of undesirable things which we see in the Northeast. These are all the gift of the Congress party. Now the era of Congress is over. We can't look back those dark phases of Congress days. Now it's a prospects to look at the future and the opportunities before us. Modi ji and BJP, this is the future, and we don't look beyond. Now in the assembly election, out of 60 seats, 10 seats are already uncontested. In my seat also, Lok Sabha seat. People are going to give a record margin of victory by exercising their adult franchise, and we are very confident that we will get more support than the previous time. At the same time, Congress says that there's a need to redistribute the wealth of the nation. So they say Now, that Congress- only 1% has all the wealth and that they will bring in a progressive tax system. They're blaming your government for a total failure as far as wealth concentration is concerned. How does the BJP respond to that? I don't need to respond to Congress party. Congress wants to distribute poverty because they want to create poverty only. Why Congress has made India a poor country? 1947, all these Asian countries except Japan, China, Taiwan, South Korea, North Korea, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, all these countries along with India and all the countries of South Asia, we were at the equal footing when we got the independence. And from independence to the time Modi ji came, Congress party has made India a poor nation. The per capita of India, the GDP of India is lesser than many of the African countries. That is what Congress has made India into. How can we look back and trust Congress party? They made India a poor nation, but Modi ji is making India a prosperous nation. And we are going to become a fully developed nation by 2047. All the pointers of the economic structures are indicating clearly by 2027 or 28, within Modi ji's third term, we will be third largest economy in the world. And in next 25 years, we would be fully developed country. So these are things which are happening under Modi ji. Who is so foolish enough to believe the Congress propaganda, tell me? They rendered India a helpless, a begging nation in 60 years. Okay. Can we believe them again? रिजिजू के चुनाव प्रचार अभियान का काफिला वाई इंटरनेशनल होटल पहुंचा, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी के घोषणा पत्र की लॉन्चिंग की तैयारी है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार किरण रिजिजू को भरोसा है कि वो चौथी बार अरुणाचल पश्चिम सीट से जीत हासिल करेंगे, लेकिन बावजूद इसके पार्टी लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इंडिया न्यूज की टीम भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंतजार कर रही थी। जेपी नड्डा पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए आने वाले हैं।
इस बीच हमें बताया गया कि इस मौके पर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को भी खास तौर पर इनवाइट किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी के मैनिफेस्टो में प्रदेश में हर कीमत पर बेहतर कनेक्टिविटी और शांति को खास तौर पर शामिल किया गया। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ईटानगर में पार्टी के मैनिफेस्टो की सफल लॉन्चिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला छोटे से गांव दोईमुख की ओर निकल पड़ा। दोईमुख गांव शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। अरुणाचल का इतिहास बताता है कि यहाँ के मतदाताओं को चुनाव से पहले लुभाया नहीं जा सकता। अगर आप लोगों के बीच नहीं हैं, तो लोग आपको भुला देते हैं। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष लोगों के बीच जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। लोग बीजेपी अध्यक्ष को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि पार्टी प्रदेश के लिए क्या करेगी। Doimuk is very close to Itanagar, that is why, and Itanagar is already uncontested. And Doimuk is the closest constituency where our candidate Tanahali is fighting. So JP Nadda ji, after releasing the manifesto, he has come to Doimuk. And how are you hoping to improve your numbers in the Northeast, specifically in the Lok Sabha elections? We are already having a great, record in Northeast so far. In last election also, we won maximum seats, and some, maybe couple of seats more, we are likely to improve our tally. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अरुणाचल के मुख्यमंत्री तक पूरी पार्टी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में एक साथ आ गई है। भेजेंगे ना, किरण रिजिजू को भेजेंगे ना, हमारी सरकार बनाएंगे ना। अरुणाचल प्रदेश का जनता ने पूरा मन बता दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। इसीलिए हम लोगों का सांसद श्री किरण जी हम लोगों का पहचान है। दिल्ली में वो अपना नॉर्थ ईस्ट का एक चेहरा है। जो भी डिपार्टमेंट किरण जी को मोदी साहब जो एलोकेट करता है, उसमें परफॉर्मेंस देते हुए वो देश के लिए काम करता है। अब दिन भर रिजिजू के लिए चुनाव प्रचार करने के बाद पार्टी नेता निकल रहे हैं। पार्टी के मैसेज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब कार्यकर्ताओं की है। मेरा नाम हिंगम ताचू, यहाँ कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का जिला प्रभारी हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश में अभी 2 तो अनकॉन्टेस्ट हो गया भाजपा का, और अभी 50 चुनाव में है, तो 50 में 45 तक तो हम लोग भाजपा जीतेगा। अभी पूरा कार्यकर्ता लोग लगा हुआ है ये हर प्रदेश भर में। अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी का जो काम काज को और पेमा खांडू का काम काज को पूरा समझ गया है कि हर गांव में मोदी जी का नाम लेता है, जिसे कि महिला लोग का गैस हो गया, जिसे टॉयलेट बाथरूम हो गया, जिसे अभी किसान लोग का किसान सम्मान निधि जो हो गया, अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब लेके पहाड़ इलाका में भी बहुत मोदी जी का नाम अभी चल रहा है और आने वाला काल भी चलेगा। और कार्यकर्ता जोश में है, सब उसी को नारा को लेके संकल्प जो विकास का नारा लेके गांव-गांव गली-गली में घूम रहा है। हमारा अरुणाचल का बीजेपी यूनिट जो है, हम लोग पहले से तैयार है। हमारा यहाँ बहुत सा जगह में ऑलमोस्ट ऑल हम कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता से लेके पन्ना प्रमुख तक का हम लोग का पूरा मूव करके रखा हुआ है। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक हैं MDH।